मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 आपका मैं लास्ट वीडियोस में कंप्लीट करवा चुका हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सभी वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, उन्हें पूरे होमवर्क की कॉपी में कर लिया होगा। अब इस पार्ट 4 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 6 के अति लघुरात्मक प्रश्न। ये पाठ्य पुस्तक के अति लघुरात्मक प्रश्न है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, वित्तीय विवरण से आपका क्या आशय है? यानी वित्तीय विवरण क्या होता है, किसे हम वित्तीय विवरण कहेंगे? तो प्रश्न का जो आंसर है, वित्तीय विवरण से आशय उन विवरणों से हैं जो लेखा वर्ष के अंत में, लेखा वर्ष आप सभी को पता है 1 अप्रैल को लेखा वर्ष का प्रारंभ माना जाता है और 31 मार्च को लेखा वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। ये बात हम करें वित्तीय वर्ष की। आपका जो वित्तीय वर्ष है वो वित्तीय वर्ष शुरू होता है कब से? 1 अप्रैल से ये शुरू होता है और समाप्त होता है 31 मार्च को। यानी लेखा वर्ष के अंतिम दिन की बात करूं तो आएगा 31 मार्च। 31 मार्च हमारे लेखा वर्ष का अंतिम दिन है। व्यवसाय की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। कोई भी ऐसा विवरण जो लेखा वर्ष के अंत में व्यवसाय की लाभदायकता और उसकी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है वो है आपका वित्तीय विवरण। लाभ हानि खाता लाभदायकता को प्रकट करता है और चिट्ठा व्यवसाय की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए लाभ हानि खाता और चिट्ठा दोनों ही आपके वित्तीय विवरणों के प्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, वित्तीय विवरण ऐसे विवरण जो व्यवसाय की लेखा वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति और लाभदायकता को प्रदर्शित करते हैं। आगे चलें। कंपनी के द्वारा तैयार किए जाने वाले 2 मुख्य वित्तीय विवरणों के नाम बताइए। प्यारे बच्चों, अभी लास्ट प्रश्न में ही हमने इसका आंसर देख लिया था, तो आप वीडियो को पॉज करें और याद करें क्या बताया था मैंने लास्ट प्रश्न में वित्तीय विवरणों के नाम। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को बताया था स्थिति विवरण और लाभ हानि विवरण। कंपनी द्वारा मुख्य रूप से निम्न वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, जिनका पहला आंसर है स्थिति विवरण। स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट, जिसे आप चिट्ठे के नाम से भी जानते हैं। वित्तीय विवरण बैलेंस शीट जिसे आप चिट्ठे के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है लाभ हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दोनों हैं आपके वित्तीय विवरणों के नाम। बैलेंस शीट आप व्यवसाय की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति की जानकारी को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं, जबकि लाभ हानि विवरण व्यवसाय में होने वाले शुद्ध लाभ की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है। तो ये थे वित्तीय विवरण कौन कौन से बनाए जाते हैं। एक कंपनी के स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में प्रमुख कौन कौन से शीर्षक हैं, नाम बताइए। आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संपत्ति पक्ष में कौन कौन से शीर्षक होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 2 शीर्षक होते हैं मुख्य रूप से, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो स्थायी संपत्तियां हैं उन्हें नॉन करंट एसेट्स के नाम से जान सकते हैं। करंट एसेट्स चालू संपत्तियां जो व्यवसाय में 1 वर्ष की अवधि में परिवर्तित हो जाती हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आती हैं। और करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, लूज टूल्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी करंट एसेट्स का पार्ट होती है। आगे चलते हैं। वित्तीय ऋणों को ऐतिहासिक प्रपत्र क्यों कहा जाता है? वित्तीय जो विवरण हैं उन्हें आप ऐतिहासिक प्रपत्र के नाम से क्यों जानेंगे? क्यों कहते हैं इन्हें ऐतिहासिक प्रपत्र? तो इसका आंसर है वित्तीय ऋणों के ऐतिहासिक प्रपत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछली अवधि या बीते हुए समय से संबंधित
होते हैं, ये वर्तमान की स्थिति को प्रकट नहीं करते हैं। वित्तीय विवरण हमारे पिछले वर्ष की स्थिति को प्रकट करते हैं। पिछले वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति कैसी रही और पिछले वर्ष में हमने कितना लाभ और हानि कमाया, इस चीज को प्रकट करते हैं वित्तीय विवरण, जो पिछले वर्ष से संबंधित होती है। अतः इन्हें ऐतिहासिक प्रपत्र भी कहा जाता है। आगे चले, संचालन चक्र क्या है। प्यारे बच्चों, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तब आपको मैंने डीपली और डिटेल में बताया था संचालन चक्र क्या है। संचालन चक्र कोई भी ऐसा चक्र किसी संपत्ति के क्रय करने, संपत्ति को हमने खरीदा और इसके नगद तथा तुल्य में परिवर्तित होने, संपत्ति को खरीदने के बाद जब हम इसे बेच देंगे तो बेचने पर हमें जो नगद या नगद तुल्य, नगद का मतलब है पूरा कैश अमाउंट और नगद तुल्य का मतलब है ऐसी कोई मुद्रा प्राप्त हो जाए जो शीघ्र ही नगद में परिवर्तित हो सकती है, जैसे कि चेक। चेक जो है वो कुछ समय के बाद नगद में परिवर्तित करवाया जा सकता है। तो बीच की अवधि यानी कि संपत्ति को क्रय करने से उसे नगद में परिवर्तित करने तक की जो अवधि है वही कहलाता है संचालन चक्र। जब संचालन चक्र की अवधि को मापा नहीं जा सकता, संचालन चक्र को मापना मुश्किल होता है, तो इसे 12 माह की अवधि मानी जाती है। यानी एक व्यवसाय संचालन 12 महीने तक अपने लेखा खाते तैयार करता है, इसलिए लेखांकन अवधि को ही हमने क्या मान लिया, संचालन चक्र मान लिया। जब लेखांकन अवधि के आधार पर ही संचालन चक्र को तैयार किया जाएगा। आगे चलते हैं, व्यापारिक देयता क्या है। देयता लायबिलिटीज, जिसका भुगतान आपको करना है। बात हो रही है व्यापारिक देयता क्या है, यानी कोई भी देयता, कोई भी लायबिलिटीज जो व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं के अंतर्गत अर्थात सेवा प्राप्त करने, हमने कोई माल खरीदा, हमने किसी भी प्रकार की कोई व्यवसाय के संचालन की सामान्य की प्रक्रिया को अपनाया, सामान्य क्रियाएं की, या हमने कहीं से सेवाएं प्राप्त की, उन सेवाओं के प्राप्त में संबंध में देय है। एक लेखा अवधि में आपने कोई भी माल खरीदा हो या कोई भी सेवा प्राप्त की हो, उसके संबंध में जो देय राशि का भुगतान आपको करना है वही क्या कहलाएगी, व्यापारिक देयताएं कहलाएगी। जैसे विविध देनदार और देय बिल। देनदार, लेनदार, लेनदार यानी क्रेडिटर, वह व्यक्ति जिनसे आपने उधार माल खरीदा है, वह व्यक्ति जिनसे आपने कोई भी माल खरीदा और आने वाली समय अवधि में भुगतान देने का वादा किया, लेनदार। देय बिल ऐसे व्यक्ति जिनसे आपने उधार माल खरीदा, एक निश्चित अवधि का बिल आपने स्वीकार कर लिया और निश्चित अवधि के बाद आप भुगतान कर देंगे, देय बिल। आगे चलें, लाभ हानि विवरण किसे कहते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि की जानकारी जिस विवरण के माध्यम से हमें प्राप्त होती है वो होता है हमारा लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो पढ़ते हैं, जिस विवरण से एक निश्चित अवधि, निश्चित अवधि की बात करूं तो निश्चित अवधि क्या हो जाएगी आपकी, लेखांकन अवधि। निश्चित अवधि की बात करूं तो निश्चित अवधि क्या होगी आपकी, लेखांकन अवधि। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लाभ हानि को ज्ञात किया जाता है, जिससे कि व्यवसाय का संचालन अच्छा हो रहा है या कुछ कमी है ये बात जानी जा सके, उसे ही हम कहेंगे लाभ हानि विवरण। यानी कि व्यवसाय को वास्तव में पिछले वित्तीय वर्ष या लेखांकन अवधि में कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करना, और साथ ही ये जानकारी प्राप्त करना कि ये लाभ या हानि हुई है उसके प्रमुख क्या रीजन रहे, कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो लाभ हानि विवरण व्यवसाय की लाभ हानि की जानकारी प्रदान करता है। चालू दायित्व से क्या आशय है, दायित्व यानी कि लायबिलिटीज, चालू यानी कि करंट, चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज।
प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लेखांकन अवधि यानी 12 महीने के अंतर्गत किया जाना है, वो सभी होंगे हमारे चालू दायित्व। जब किसी दायित्व का भुगतान कंपनी के सामान्य संचालन चक्र की अवधि, संचालन चक्र मैंने आपको बताया, सामान्य संचालन चक्र हम मानते हैं जब हमने कोई संपत्ति खरीदी हो और उसे नगद के या नगद तुल्य में परिवर्तन करने के बीच की जो अवधि है वो सामान्य संचालन चक्र कहलाती है। लेकिन अगर संचालन चक्र की अवधि ज्ञात करना मुश्किल हो तो उसे 12 महीने माना जाता है। की संभावना हो अथवा मुख्यतः व्यापार करने के उद्देश्य में रखा गया हो, विवरण तैयार करने की 12 माह के अंदर भुगतान किए जाने की संभावना हो तो उसे चालू दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व जिसका एक संचालन चक्र की अवधि में या एक 12 महीने की अवधि में भुगतान किया जाए और वो व्यवसाय करने के उद्देश्य से दायित्व का भुगतान किया जाए, वो कहलाएगा हमारा चालू दायित्व। तो चालू दायित्व जिनका भुगतान 12 महीने की अवधि में करना है। स्थिति विवरण में बकाया मांग यानी कि कॉल्स-इन एरियर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में आप बकाया मांग कॉल्स-इन एरियर को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे स्थिति विवरण बनाते समय। तो देखें, बकाया मांग राशि को सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जब आप नोट टू अकाउंट बनाते हैं तो नोट टू अकाउंट में सबसे पहले आती है आपकी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल के बाद आती है आपकी इशू एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस सब्सक्राइब कैपिटल में से आप क्या करते हैं, घटा देते हैं, लेस कर देते हैं कॉल्स-इन एरियर को। यानी आपका जो कॉल्स-इन एरियर है वो आपके नोट टू अकाउंट में जो सब्सक्राइब कैपिटल है उस सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल्स-इन एरियर को घटाकर आप चिट्ठे में प्रदर्शित करते हैं। यानी ये आपकी शेयर कैपिटल का एक भाग है। आगे चलें, अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन होने न हो से क्या आशय है। अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो, आवंटन ना हो यानी हमने अंशों का अलॉटमेंट नहीं किया है। जब ऐसी राशि किसी कंपनी द्वारा अंशों पर आवेदन पत्र के रूप में प्राप्त कर ली हो, कंपनी सबसे पहले क्रय विवरण जारी करती है। क्रय विवरण के आधार पर कुछ व्यक्ति जो अंशधारी बनना चाहते हैं वो अंशों के लिए कंपनी को आवेदन प्रस्तुत करते हैं। उस आवेदन के साथ ही कुछ आवेदन शुल्क वो कंपनी के पास जमा कराते हैं। तो कंपनी ने उन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया हो, परंतु चिट्ठा बनाने की तिथि तक हमने हमारी बैलेंस शीट तैयार कब करनी है, वो तैयार करनी है लेखांकन अवधि यानी वित्तीय वर्ष के अंत में। वित्तीय वर्ष का अंत यानी कि 31 मार्च को अंशों का आवंटन नहीं किया गया हो, हमने आवेदन पर राशि प्राप्त कर ली है और उस आवेदन राशि प्राप्त होने के बाद हमें अंशों का अलॉटमेंट करना है। लेकिन परिस्थिति वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत तक हम उन अंशों को अलॉटमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी राशि कोई अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो कहा जाता है। यानी ऐसी राशि जो हमें आवेदन के रूप में प्राप्त हो गई है लेकिन अभी तक हमने उसका आवंटन नहीं किया है, तो इस राशि को ही अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में मैंने आपको सभी अति लघुत्मक प्रश्नों के आंसर्स दिए। जल्दी ही अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे लघुत्मक प्रश्न। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।